देखो, एक सवाल है तुम्हारे पास, है ना। इस इलस्ट्रेशन के थ्रू एक बहुत ही सिंपल मेथड हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेजर करने का। ठीक है क्या? मान लेते हैं तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ऐसा, ये थीटा है और ये ऐसा रखा हुआ है, एम मास का एक ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा, एक रफ सरफेस पर, है ना, इंक्लाइन की एक ब्लॉक रखा हुआ है। इंक्लाइन एंगल तुम्हारा थीटा है। जो इंक्लाइन एंगल थीटा है, इट इज इंक्रीज्ड slowly until the block starts to move. ठीक है, theta is increased until the block starts to move. ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली बात है ना कि हाउ इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रिलेटेड टू, है ना, क्रिटिकल एंगल। सबसे पहला जो सवाल तुमसे पूछा जा रहा है, हाउ इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रिलेटेड टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन क्रिटिकल एंगल। एंगल at which the block begins to move। ठीक है, बात किस तरह से रिलेटेड है। और दूसरा, सर, हाँ बोलो। क्रिटिकल एंगल और थीटा सेम ही होगा ना? नहीं, जैसे फिर अगर तुम थीटा तो धीरे धीरे बढ़ा, इंक्लाइन में। एक सेकंड, जैसे तुम थीटा धीरे धीरे जब बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने ही वाला रहेगा, मतलब थीटा अगर उससे और थोड़ा भी अगर बढ़ा तो वो ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा। कल हमने कल हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में इस चीज को देखा था। ठीक है, थीटा को जैसे ही हम बढ़ाएंगे एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर, वो ब्लॉक स्लाइड मार जाएगा। तो उस वैल्यू ऑफ थीटा को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल कहते हैं, या फिर याद करो तुम, मैंने एक वर्ड यूज किया था, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, वो वही चीज है। अच्छा, अब क्या बोल क्या रहा था, वैसे क्या डाउट क्या था? मैं बोल रहा था थीटा और क्रिटिकल एंगल सेम होगा। नहीं, मतलब कोई भी एंगल थीटा क्रिटिकल एंगल होगा ऐसा थोड़ी है। हाँ वही। ठीक है, तो दूसरा जो सवाल है हमारे सामने वो ये कि हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? ठीक है, ये दो सवाल है हम लोगों के पास। अच्छा, तो सबसे पहले ब्लॉक का अगर हम लोग एफबीडी निकालें तो वो कुछ ऐसा आता है, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छी बात है, एफ एस बोल देते हैं उसको, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये हो जाता है नॉर्मल ब्लॉक पर जो लग रहा होगा, ये हो जाता है एम जी कॉस थीटा। ठीक है बात, अच्छा, तो ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो देयरफॉर ये बात तो पक्की है कि n बराबर एम जी कॉस थीटा होगा और एम जी साइन थीटा बराबर स्मॉल एफ होगा फॉर एनी थीटा। समझ पा रहे हो? किसी भी थीटा के लिए ये बात तो ट्रू होगी, किसी भी थीटा के लिए। अच्छा, तो क्रिटिकल एंगल पर, है ना, भी ये बात ट्रू होगी। जैसे हम धीरे धीरे थीटा को अगर बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, तो थीटा एट थीटा इक्वल्स टू थीटा सी, ये दोनों बातें ट्रू होगी। एन बराबर एम जी कॉस ऑफ थीटा सी, एम जी
साइन थीटा सी इक्वल्स टू एफ। अच्छा, अभी लेकिन एफ एस की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, मैक्स। इस बात से एग्री करते हो? थीटा अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो होगा क्या, एम जी साइन थीटा एक्चुअल में बढ़ता जाएगा। साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एम जी साइन थीटा विल कंटिन्यूअसली राइज, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा, जो एफ एस की वैल्यू है दैट विल कंटिन्यूअसली राइज, एंड एट थीटा इक्वल्स टू थीटा सी, है ना, एट थीटा इक्वल्स टू एंड एट थीटा इक्वल्स टू थीटा मैक्स, है ना, बराबर थीटा सी, एफ एस विल बी इक्वल टू एफ एस मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू पर होगा अपना फ्रिक्शन। क्लियर है बात? तो ये मैं लिख सकता हूं एट थीटा इक्वल्स टू थीटा सी। क्लियर है क्या बात? तो ये तो काम बहुत ही आसान है। इसमें n इक्वल्स टू एम जी कॉस ऑफ थीटा सी हो गया, और म्यू एन, एफ एस मैक्स कितना होता है, म्यू एन होता है, म्यू एस लिखो, बराबर एम जी साइन थीटा सी। ऐसा क्रिटिकल एंगल पर ये चीज़ें हो जाएगी। जैसी तुम 2/1 करोगे, है ना, इसको 1 और इसको 2 ले लो, 2/1 जैसी तुम करोगे क्या आ जाएगा, देखो, म्यू एस विल कम आउट टू बी tan ऑफ थीटा सी। ये वाला काम वैसे हम लोग कल भी कर चुके हैं। थीटा सी क्रिटिकल एंगल विल कम आउट टू बी tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है क्या, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। या फिर क्रिटिकल एंगल छोड़ो तो उसमें म्यू एस को क्या लिख सकते हो, tan थीटा सी। ठीक है, ऐसा मतलब धीरे धीरे उस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते जब तुम्हारे पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, उसका जब तुम टैन लोगे, टेंजेंट लोगे, तो तुम्हारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक बात, इस तरह से तुम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हो। अच्छा, यहां तक अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछे। ठीक है, अब जब एक बार ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर चुका है तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी द काइनेटिक वैल्यू। ठीक है, once the block has started to move, friction is what, काइनेटिक वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ऐसा, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी रहती है, म्यू के टाइम्स एन। अच्छा, तो ये चीज तुम्हारे पास छोटी है इससे, ये बात तो पक्की है। तो जो एंगल है वो अपना कैसा क्रिटिकल एंगल पर ही मेंटेन्ड है, समझ गए, है ना। एंगल जो अपन ने इंक्लाइन का मेंटेन किया हुआ है क्रिटिकल एंगल पर ही मेंटेन किया, मतलब क्रिटिकल एंगल से जस्ट थोड़ा सा बड़ा अगर हम लोगों का एंगल है, जिसको कि हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए क्रिटिकल एंगल ही मानकर चलेंगे, तो अभी ब्लॉक कैसा स्लाइड कर चुका होगा। अब स्लाइड कर चुका होगा तो उस वक्त जो तुम्हारा ब्लॉक का एंगल होगा, है ना, वो क्रिटिकल एंगल ही है। अब अगर अपने को वापस से इक्विलिब्रियम सिचुएशन अगर रिस्टोर अगर करनी है तो एंगल अपने को घटाना पड़ेगा कुछ क्रिटिकल एंगल से। ठीक है बात, सच दैट इसमें रुको, एक चीज कैसे करनी पड़ेगी, एक मिनट। तुमको सिंपली ये करना है, जैसे ब्लॉक जब स्लाइड एक्चुअल में कर रहा है ना, एक सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ ब्लॉक की स्पीड बढ़ रही होगी। जैसे अभी क्रिटिकल एंगल पर तुम लेकर गए उस इंक्लाइन का एंगल, है ना, और क्रिटिकल एंगल से जस्ट थोड़ा सा बड़ा अभी तुमने एंगल अगर किया है, एंगल ऑफ इंक्लाइन, तो वो ब्लॉक एक्चुअल में स्लाइड कर गया होगा। अब स्लाइड करते हुए नीचे जब जो जा रहा होगा तो उसकी स्पीड कैसा बढ़ रही होगी,
ठीक है, क्यों स्पीड बढ़ रही होगी? जैसे अभी मान लेते हैं हम लोगों ने कैसा रखा है, थीटा स्लाइटली, इनिशियली थीटा स्लाइटली ग्रेटर देन थीटा सी, ऐसा। तब क्या हो रहा होगा, जो mg साइन थीटा है ना, दैट इज ग्रेटर देन f, है ना, k, क्योंकि mg साइन थीटा उस वक्त किसके बराबर था, अगर थीटा क्रिटिकल एंगल के बराबर था तो mg साइन थीटा किसके बराबर था, fs मैक्स के बराबर था, जो कि किसके बराबर था, म्यू एस एन के बराबर था, जो कि किससे बड़ा है, म्यू के एन से बड़ा है। तो इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, mg साइन थीटा, है ना, वो किससे बड़ा हो जाएगा तुम्हारे पास, एफ के से तो पक्का बड़ा हो जाएगा। तो देयरफॉर द ब्लॉक इज नाउ एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है क्या, क्लियर है बात? थीटा जब क्रिटिकल एंगल के बराबर था तो mg साइन थीटा एफ एस मैक्स के बराबर था, है ना। और अगर थीटा जरा भी बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल से, है ना, तब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स उस पर लग रही है mg साइन थीटा, और पीछे की तरफ फोर्स उस पर लग रही है ना, एफ के, तो उसमें ब्लॉक विल एक्सेलरेट। ठीक है, डाउनवर्ड्स। अब तुम क्या करो, इसके बाद थीटा को घटाओ, समझ गए क्या, घटाते घटाते एक ऐसी वैल्यू पर लेकर आओ सच दैट जो ब्लॉक की स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड हो जाए, है ना। द स्पीड इनिशियली कैसा है, द स्पीड ऑफ ब्लॉक इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब अगर अपने को म्यू के अगर मेजर करना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अगर अपने को मेजर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनोगे, हम लोग को अब थीटा जो है वो घटाना पड़ेगा। थीटा जैसे जैसे तुम घटाते जाओगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब जो ब्लॉक है उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है क्या, नाउ थीटा इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। ठीक है क्या, आफ्टर सम टाइम the block which was accelerating now attains constant speed। ठीक है, at this point the acceleration of block is zero। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, mg sin थीटा, है ना, मस्ट बी इक्वल टू एफ के बराबर म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, तो इस वक्त, है ना, अपने पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, mg sin थीटा किसके बराबर होगा, म्यू के mg cos थीटा के बराबर होगा। इसको थीटा डैश बोल लेते हैं। ठीक है, तो तुम ये बोल सकते हो mg तो हटा, है ना, tan ऑफ थीटा डैश इक्वल्स टू म्यू के। ठीक है, अब जो ये थीटा डैश है ये कैसा, तुम्हारा थीटा सी से तो कम ही होगा, क्रिटिकल एंगल से तो कम ही होगा, समझ गए क्या, दिस इज द एंगल, है ना, एट विच ब्लॉक, है ना, मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है बात, तो इस प्रकार
हम लोग कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी अब निकाल लेंगे। तुम समझ रहे हो? अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस सवाल में हम लोगों को यही कहा ही गया था कि आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालिए और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकालिए। आप किस मेथड से निकालेंगे आप, ठीक है क्या? तो ये मेथड होगी हम लोगों की, थीटा डैश और थीटा सी की मदद से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेंगे। ठीक है बात? यहाँ तक किसी को कुछ अगर पूछना है तो बोले। अच्छा ठीक है। अब देखो एक क्या चीज, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। क्या अगर हमने थीटा ग्रेजुअली डिक्रीज किया तो हमने ये कैसे बोल सकते कि वो कांस्टेंट ही होगा इस बारे में? अगर हम लोगों ने थीटा ग्रेजुअली इंक्रीज किया तो कांस्टेंट क्या होगा? क्या कांस्टेंट होगा? क्या बोला, मैं समझा नहीं। अगर थीटा हमने ग्रेजुअली डिक्रीज किया हाँ, तो हम ये कैसे बोल सकते कि कांस्टेंट स्पीड रेडिएशन? इसलिए बोल सकता है क्योंकि जैसे जैसे तू थीटा डिक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे एम जी साइन थीटा की वैल्यू जो है वो घटती जाएगी। यहाँ देखो सुनो, अगर वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट अगर कर रहा है, ये एम जी साइन थीटा है, जब उसका मोशन शुरू हो गया है तब पीछे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स लग रही है? एफ के लग रही है। ये किसके बराबर है? म्यू के एम जी कॉस थीटा के बराबर, सॉरी, हाँ, म्यू के एम जी कॉस थीटा के बराबर है। अभी हम लोगों ने इसको जिस एंगल से छोड़ा है वो कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल पर एम जी साइन थीटा किसके बराबर था? म्यू एस एम जी कॉस थीटा के बराबर था, है कि नहीं? एट द इनिशियल मोमेंट, है ना, इनिशियल मोमेंट पर मामला कैसा है? इनिशियल मोमेंट पर मामला कैसा है? ये किसके बराबर था? एम जी साइन थीटा किसके बराबर था? म्यू एस एम जी कॉस थीटा के बराबर था। अब क्योंकि म्यू एस बड़ा होता है म्यू के से, डाउनवर्ड फोर्स वाज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स, है ना, म्यू एस, ठीक है, म्यू एस एम जी कॉस थीटा ये तुम्हारा बड़ा है किससे? म्यू के एम जी कॉस थीटा से। ये तुम्हारे पास डाउनवर्ड फोर्स है, ये तुम्हारे पास अपवर्ड फोर्स है। तो मुझे एक बात बताओ, इनिशियल मोमेंट पर डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से बड़ी है या नहीं है? बिल्कुल है। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? ये एक्सेलरेशन होना ही है एकदम 100%। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, अब नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन हो रहा है ना, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जो एम जी साइन थीटा है उसकी वैल्यू बड़ी है पीछे की तरफ जो फोर्स लग रही है उससे। तो होगा क्या? अब जब तुम थीटा रिड्यूस करोगे तब, जैसे जैसे तुम थीटा रिड्यूस करते जाओगे तब क्या होगा? एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब ये वाली जो डाउनवर्ड फोर्स है एम जी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस थीटा। जैसे जैसे अब तुम थीटा जब रिड्यूस करोगे, समझ गए क्या? तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब डाउनवर्ड फोर्स जो रहेगी एम जी साइन थीटा वो किसके बराबर हो जाएगी? म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। समझ रहे हो? तुम ये खुद सोचो, एक वैल्यू बड़ी है, ठीक है क्या? साइन थीटा का जो फंक्शन रहता है तुम्हारे पास वो कुछ ऐसा रहता है, ये साइन थीटा ऐसा कुछ, ये 90 डिग्री है, ये 0 है, और कॉस थीटा ऐसा है कुछ तुम्हारे पास, ये कॉस थीटा है, ठीक है क्या? ये 90 डिग्री है, ये ऐसा 0 डिग्री पर ऐसा है मामला। अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे तुम थीटा डिक्रीज करोगे क्या होगा? देखो जैसे ही तुम थीटा डिक्रीज करोगे
साइन थीटा जो है वो डिक्रीज मारेगा। अब जैसे जैसे तुम थीटा डिक्रीज करोगे, कॉस थीटा जो है वो इंक्रीज मारेगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, जो ये वाली चीज है एम जी साइन थीटा, नीचे की तरफ जो फोर्स एक्चुअल में उस ब्लॉक पर लग रही है एम जी साइन थीटा, वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, और जो पीछे की तरफ जो फोर्स लग रही है म्यू के एम जी कॉस थीटा पीछे की तरफ, है ना, एम जी साइन थीटा धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और म्यू के एम जी कॉस थीटा धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। समझ गए। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं आएगा जब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा करके और दोनों बराबर हो जाएंगे करके। जैसे मान लेते हैं एक वैल्यू है 80, दूसरी वैल्यू है 100, तो 80 को मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, और 80 को 100 को मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, और 80 को मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। एक पॉइंट बीच में आएगा कि नहीं आएगा जब दोनों मिलेंगे करके, मीट करेंगे। इस बात से एग्री करते हो। ठीक है। नीचे की तरफ फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, एम जी म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है क्या। तो जैसे जैसे तुम थीटा डिक्रीज करोगे वैसे वैसे एम जी साइन थीटा भी डिक्रीज होगा। यहां पर दिख रहा है ये साइन थीटा है ना, ये थीटा है अपने पास। तो जैसे जैसे तुम थीटा डिक्रीज मारोगे, जैसे जैसे तुम थीटा डिक्रीज मारोगे वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, और वैसे वैसे तुम्हारा एम जी साइन थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, है ना। इनिशियल मोमेंट पर क्या था, हम लोगों ने थीटा को बढ़ाते बढ़ाते क्रिटिकल एंगल तक लेकर गए। अब क्रिटिकल एंगल से जस्ट थोड़ा सा इन्फाइनेटली बड़ा हम लोगों ने एंगल किया, तो उसकी वजह से एम जी साइन थीटा क्या हो गया, नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड फोर्स थी एम जी साइन थीटा किससे बड़ी हो गई, एफ एस मैक्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी हो गई। अच्छा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से जैसे ही बड़ा हो गया तो वो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड मार जाएगा। अब स्लाइड हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है। कितने एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, वही एक्सेलरेशन के साथ जो क्लास के अभी शुरुआत में एक इंसान ने पूछा है, वही एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस मैक्स अपॉन एम। अच्छा, अब अपन क्या कर रहे हैं, ब्लॉक का इंक्लिनेशन धीरे धीरे घटा रहे हैं। तुम याद करो लास्ट वाले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर तुमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह ये सब अगर मेजर करना है तो तुम ऐसा इंक्लाइन ले लो जिसका थीटा एडजस्टेबल हो। यहां पर भी इस सवाल में भी ऐसा ही लिया गया जिसमें थीटा एडजस्टेबल है। इस एडजस्टेबल थीटा की वजह से ही देखो, अभी मैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किस प्रकार निकालूंगा देखो। एम जी साइन थीटा अभी बड़ा है, चलो मान लिया जब ब्लॉक स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, है ना, अलोंग द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन, तो एम जी साइन थीटा अभी बड़ा है, मान लेते हैं म्यू एम जी, है ना, कॉस थीटा से पीछे की तरफ जो फोर्स लग रही है उससे, है ना। यहाँ पर ये तो चेंज होने से रहा, ये एम जी भी चेंज होने से रहा, ये वेरिएबल है, कॉस थीटा वेरिएबल है। तो थीटा जैसे जैसे तुम डिक्रीज करोगे होगा क्या, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एम जी साइन थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू घटती जा रही है। ये तो चीज कांस्टेंट है, वेरिएबल वाला पार्ट तो साइन थीटा है बस। तो एक पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी करके, डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो। जब थीटा तुम क्रिटिकल एंगल से अब धीरे धीरे घटाना शुरू करोगे तब एम जी साइन थीटा धीरे धीरे बढ़ेगा, म्यू एम जी म्यू के एम जी कॉस थीटा धीरे धीरे, है ना, एम जी साइन थीटा धीरे धीरे घटेगा घटेगा, और म्यू के एम जी कॉस थीटा धीरे धीरे बढ़ेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा तुम्हारे थीटा को बढ़ाने के दौरान जब दोनों डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर हो जाएंगे। इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो। एक पॉइंट ऐसा आएगा, है ना, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वो पॉइंट है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम। ठीक है क्या, एक पॉइंट ऐसा आएगा ही आएगा। तो जिस वक्त ये होगा जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, तो मेरे को बताओ उस पर नेट फोर्स कितनी बन रही है, जीरो। एक्सेलरेशन उसका कितना बन रहा है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो बन रहा है, इसका मतलब क्या उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है क्या, नहीं, उसकी स्पीड फिर कांस्टेंट हो जा रही है। तो ऐसा होगा ही होगा, ये पक्का, हम लोग इंट्यूशन से नहीं बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो होना चाहिए, मैथ्स बोल रही है। मैथ्स को इमोशन से कोई लेना देना नहीं, मैथ्स मतलब प्योर नंबर्स। तो नंबर्स अगर आ रहे हैं तुम्हारे पास ऐसे कि नहीं इसका एक्सेलरेशन इतना होगा, तो उसमें फिर कोई इमोशनल किसी लॉजिक की फिर बात ही नहीं रह जाती, है ना। तो अब क्या क्लियर है क्या कि उसकी स्पीड क्यों कांस्टेंट हो जाएगी करके बाद में।
और कुछ इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोले। किसी को और कुछ अगर बोलना है तो बोलो। ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद देखो एक चीज आती है एंगल ऑफ फ्रिक्शन करके, है ना, एक टर्म है। सिर्फ बोल बच्चन वाला टर्म है, और बोल बच्चन वाले टर्म्स वैसे तो मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता रहते, पर ये चीज पता है। ठीक है, तुम्हें भी पता रहनी चाहिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो किसको बोलते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं ना, एक मान लेते हैं ऐसा ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर हम लोगों ने एक फोर्स लगाई, मान लेते हैं पी। तो क्या होगा, जो जमीन है वो भी इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, ये भी फोर्स लगाएगी उस पर, समझ रहे हो, पी नामक ये भी एक फोर्स लगाएगी। तो ये दिस इज द रिएक्शन फोर्स। ठीक है, रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड, समझे। अब उस रिएक्शन फोर्स के देखो दो कंपोनेंट रहते हैं, एक तो अलोंग द ग्राउंड जिसको तुम कहते हो फ्रिक्शन, एक तो नॉर्मल टू द ग्राउंड जिसका नाम ही ये नॉर्मल रिएक्शन, समझे क्या। ये दो कंपोनेंट है तुम्हारे कांटेक्ट फोर्स की। ठीक है क्या, ध्यान रखना, एन एंड एफ आर कंपोनेंट्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्चुअल में पैरेलल कंपोनेंट है अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, और जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ऐसा। तो जो नेट फोर्स जो लग रही है ग्राउंड के द्वारा और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना अपने को। ठीक है, जो फाई है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, है ना। तो इससे रिलेटेड और कोई बातचीत ऐसी तो कुछ खास है नहीं। इसमें एक तुम कर सकते हो, तुम क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पर जो tan फाई है उसको तुम बोल सकते हो, कितना हो जाएगा वो, एफ अपॉन एन बोल सकते हो। ठीक है क्या। अच्छा, तो जब when the block is just about to move, ठीक है क्या, when the block, let's say, is just about to move, जिसको कि बहुत ही फेमसली इम्पेंडिंग सिचुएशन भी कहा जाता है। इम्पेंडिंग का मतलब द मोशन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, इम्पेंडिंग स्टेट। ठीक है, तब तुम क्या कहोगे, जो एफ है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो क्या रहेगा, एफ एस मैक्स रहेगा। ठीक है क्या, तो वो चीज किसके बराबर रहेगी, म्यू एस एन के बराबर रहेगी। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन उस वक्त कितना रहेगा, उसको मैं फाई एस बोल लेता हूँ, तो वो रहेगा तुम्हारा म्यू एस एन अपॉन एन के बराबर। तो वो चीज आ जाएगी म्यू एस के बराबर। ठीक है क्या, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना, दिस इज व्हाट, जो फाई है एंगल ऑफ फ्रिक्शन
एट इम्पेंडिंग स्टेट। ठीक है, उसका जो टेंजेंट होगा वो किसके बराबर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा, ये तुम कह सकते हो। अच्छा, अब जब एक बार ब्लॉक, और जब ब्लॉक कैसा तुम्हारा शुरुआती वाली सिचुएशन में है, ठीक है, ब्लॉक मतलब जब इस सिचुएशन में है कि मतलब स्टैटिक है, वैसी का वैसी रखा हुआ है, तब उस वक्त tan फाई किसके बराबर होगा, एफ अपॉन एन के बराबर, है ना। उस वक्त एफ अपॉन एन के बराबर होगा, तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि उस वक्त, है ना, उस वक्त का जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो छोटा होगा तुम्हारे इस फाई एस से। ठीक है क्या, नहीं, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है ना, when the block is moving, tan ऑफ फाई के कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम बोल सकते हो एफ अपॉन एन के बराबर होगा। एफ के कितना होता है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तब लग रही होगी ना, एफ के कितना होगा, म्यू के एम जी, म्यू के एन, ऐसा हो जाएगा अपॉन एन। तो उसमें क्योंकि, है ना, म्यू के इज लेस देन म्यू एस, देयरफॉर tan ऑफ फाई के इज लेस देन tan ऑफ फाई एस। सब कुछ एक्यूट ही चल रहा है, इसका मतलब तुम कह सकते हो कि जब ब्लॉक स्लाइड कर रहा होगा तो उस वक्त एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। ठीक है क्या, तो समरी अपन ऐसी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना, इन जनरल उससे जो फाई एस है वो बड़ा है, और जो फाई एस है वो तुम्हारा फाई के से भी बड़ा है। ये कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है क्या, ये कौन सा फाई क्या है, कौन सा एंगल है, व्हेन द ब्लॉक इज स्टैटिक। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल में, अगर तुम्हारा जब ब्लॉक ऐसी खाली पीली पड़ा हुआ है ना, और उस पर तुमने सादी सी एक फोर्स लगाई इस तरह से कि भाई ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रही है मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो उस वक्त एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी जो मैक्सिमम हो सकता है ना, वो उससे कम होगा। जैसे जैसे तुम अपनी फोर्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, ध्यान रखोगे इस बात का, वैसे वैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू कैसा लेगा, फाई एस, और उसके बाद जब ब्लॉक स्लाइड कर गया तो उसके बाद जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो घट जाएगा थोड़ा। ठीक है क्या, तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बन रहा है फाई के, वो कब बन रहा है, जब ब्लॉक मूव कर रहा है। ठीक है, तो दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी लेस देन एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन पॉसिबल विच इज फाई एस। ठीक है, ये बातें पता होनी चाहिए तुम्हें एंगल ऑफ फ्रिक्शन से संबंधित। ठीक है, और एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन एक्चुअल में किस बिना पर निकालोगे, हमेशा रिलेटिव मोशन की जो डायरेक्शन रहेगी, है ना, दो सरफेसेस के बीच की जो रिलेटिव मोशन की जो डायरेक्शन रहेगी उसके अपोजिट एक्चुअल में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। जो रिलेटिव स्पीड रहेगी तुम्हारी, है ना, एक ब्लॉक की दूसरे ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, उस रिलेटिव स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इस बात को तुम ध्यान में रखना। जैसे यहां पर देखो, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम। मान लेते हैं सिनेरियो कुछ ऐसा है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक बी, एक दूसरा ब्लॉक है ब्लॉक ए, ये इस प्रकार से ऐसा बंधा है, ये ऐसा। ठीक है,
और एक फोर्स लग रही है नीचे वाले ब्लॉक पी पर ऐसी, ठीक है। ये पूरा वॉल वगैरह ऐसा रखा हुआ है। अच्छा, अब जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, है ना, ए का जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा देखो। ए का एफबीडी अपन बनाने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ए का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बना लो। अच्छा, अभी ये एक स्ट्रिंग उस पर लगी हुई है तो टेंशन ऐसा लगेगा। अच्छा, अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग किस डायरेक्शन में बनाएंगे, तो देखो, जो घिसटना होगा ब्लॉक ए का ब्लॉक बी पर, वो कैसा होगा। ब्लॉक ए पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रही है, तो वो विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी राइट जाने की कोशिश करेगा, समझ गए। विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी वो राइटवर्ड ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, है ना। कॉमन सेंस से समझ में आता है ना अपने को। बी ब्लॉक को तुम लेफ्ट के साइड खींच रहे हो, तो जो ब्लॉक ए है, स्ट्रिंग उसको राइट की तरफ खींचेगी, तो राइट की तरफ खींचने की वजह से जो रिलेटिव स्पीड बनेगी ब्लॉक ए की विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, वो राइटवर्ड बन रही, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा ए पर वो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये बात ध्यान में रखना, फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल फोर्स होती है, तो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट करती है। एफ ए अगर तुमने बनाया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर तुमने बनाया है, तो उसका पेयर अब तुमको बी पर भी बनाना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखोगे, ये बी पर ये एफ ए ऐसा लग जाएगा। जैसे तुम स्प्रिंग फोर्स याद करो कैसे बनाते थे, जैसे याद करो टेंशन कैसे बनाते थे, वो एक्शन रिएक्शन पेयर, जैसे अभी तक के नॉर्मल कैसे तुम बनाते आए हो, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। जैसे ये एन ए अगर तुमने बनाया है, तो इसका रिएक्शन पेयर इस पे बनाना ना भूलना, ये एन ए इस पर भी लगेगा, ठीक है क्या। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर वाली बना ली अपन ने। ये नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक बी लगा रहा है ए पर, तो ये वाली जो नॉर्मल रिएक्शन है ये ब्लॉक ए लगाएगा बी पर। नॉर्मल रिएक्शन भी हमेशा हम लोगों ने पेयर में बनाई है, याद करो, हमेशा पेयर में। अच्छा, ब्लॉक बी पर और भी कुछ फोर्सेस लग रही हैं, वो तो रूटीन फोर्सेस हैं, पी लगा लो, उसका जो वेट होगा वो लगा लो, है ना, और ये जमीन से जो उसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रही होगी वो लगा लो। और तो क्या छूट रहा है, और तो कुछ नहीं है। हाँ, स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग लगा लो, टी, ऐसा, समझ गए। अच्छा, अभी सरफेसेस जो है वो रफ है, मतलब ये सरफेस भी रफ है, ये भी रफ है, और ये भी रफ है, ठीक है, ये दोनों ही सरफेसेस रफ है। तो होगा क्या, अभी जो ब्लॉक बी है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसी लगेगी, उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ यूं लगेगी, है ना, ऐसा, ठीक है। क्यों ऐसा, बिकॉज जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी की जो स्पीड है वो कैसा लेफ्ट जाने की होगी, तो उस चीज को रोकना चाहेगा जो ग्राउंड है वो, और इसीलिए वो उस पर फ्रिक्शन राइट में लगाएगा, ठीक है बात। तो थोड़ा सा मैंने अपने साइड से इसमें, तो देखो क्योंकि सारी चीजें अपने को पता थी कि कौन सा ब्लॉक किस तरफ मूव करने की टेंडेंसी रख रहा है, इसीलिए हम लोग ये सारा काम कर पाए, ठीक है। ये जो एनालिसिस हम लोगों ने किया है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, इसमें एफबीडी में अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो बताए पहले। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है, पीछे। हाँ, पी, अबे पी वो फोर्स है जो हम लगा रहे साले, हम लोग लगा रहे पी वाली फोर्स। पी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है जो हम लगा रहे हैं उस ब्लॉक बी पर। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ।
ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअल में इंटरनल फोर्स है फॉर टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, है ना, हेंस इट मस्ट बी एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, कुछ बातें हैं जो मैं अभी तुम्हें समराइज कर देता हूँ, है ना, जो बातें अभी तक के हम लोगों ने सीखी थोड़ा सा समराइज कर दूं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोई यूनिट नहीं रहेगी, इट इज अ यूनिटलेस नंबर, ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है तो म्यू बराबर म्यू एस होगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देन इज म्यू एस। अगर फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तब म्यू बराबर कितना होगा, म्यू के, हाँ क्या हो गया, एक बार रिपीट कर दो ना, मेरा नेट ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो म्यू कैसा है, एक डायमेंशनलेस नंबर है। कुछ बातें, है ना, अपने को पता होनी चाहिए। पहला तो एक ये म्यू एक्चुअल में इज डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, एक सादा नंबर है, 1.2 1.3 इस टाइप का एक सादा नंबर है। म्यू म्यू एस होगा, है ना, अगर इंपेंडिंग स्टेट है तो, ठीक है। इंपेंडिंग स्टेट का मतलब हो गया जस्ट अबाउट टू स्लाइड, द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अच्छा, और म्यू तुम्हारा म्यू के बराबर होगा स्लाइडिंग सिचुएशन, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा छोटा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखनी। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम जीरो टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एफ एस की जो वैल्यू है इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम जीरो टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये बात ध्यान में रखनी, ठीक है क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन acts when body is at rest, when body is at rest, ठीक है। रिलेटिव स्पीड बराबर जीरो, है ना, एंड इट्स वैल्यू कैन बी एनीथिंग बिटवीन जीरो टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ध्यान रखना। हाँ बोलो। तो जीरो तो कभी नहीं ना होगा। अबे कैसी बातें कर रहा, क्यों नहीं हो सकता। अगर मान लेते एक ब्लॉक सादा ऐसा रखा हुआ है ना, अभी मान लेते हैं तेरी मेज पर एक बॉटल रखी हुई है, तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लग रही है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी लग रही है, कुछ तो लग ही रहा होगा। नहीं 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 नहीं, क्यों कुछ लग रहा होगा, तेरे को ऐसे अजीब अजीब ख्याल आते क्यों साले, क्यों लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा, कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रही होगी, उस पर बस एक ही कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन, बस हो गया खत्म, कुछ भी नहीं लग रहा होगा। हाँ तुम अगर उस पर फोर्स लगाओगे तब फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन इट विल कम इन टू प्ले, समझिए। मतलब अभी तक तेरे को ऐसा लगता था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा हर केस में, किसी भी सिचुएशन में। तू खुद सोच, उससे ब्लॉक का जब तू एफबीडी बनाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर से एक फोर्स आ जाएगी फ्रिक्शन वाली। इसका मतलब तेरे अकॉर्डिंग जो मेज पर जो बोतल रखी हुई है वो अपने आप चलना फिरना शुरू कर देना चाहिए उस बोतल को। तुम क्या बोल रहे हो कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगी, तो मैंने तो फोर्स लगाई नहीं है। मान लेते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है, तुम्हारी ब्लॉक पर जो तुम्हारी टेबल पर जो बोतल रखी है वो, उसका एफबीडी कुछ ऐसा है, ये हो गया mg, है ना, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये उसका एफबीडी है।
तब ये वाली जो फोर्स लग रही है Fs स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वजह से जो बोतल है उसको आगे चलना चाहिए। ऐसा कभी चलते हुए दिखता है क्या तेरे को? बोतल ऐसी रखी हुई है और तूने बोला बोतल को आजा बोतल, और बोतल तेरे हाथ में उछल के आ गई, हाँ चलो अब प्यास बुझाओ अपनी। ऐसा कभी होता है क्या? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो रहेगा तुम्हारा अगर तुमने कोई फोर्स नहीं लगाई है। तुम अगर हाँ फोर्स अगर लगाते हो, मानते P, तो इन रिस्पॉन्स टू योर अप्लाइड फोर्स है ना, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू पिक्चर। अब P को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक लिमिट तक ही बैलेंस कर सकता है। इस पर हमारी बहुत अच्छे से बातचीत हो चुकी है। अगर P को तुमने उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा अगर रख दिया, तब देन द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग। ठीक है, तब तो स्लाइडिंग शुरू हो चुकी है फिर। अच्छा, तो ये सारी कुछ बातें हैं। अगर कोई ऐसा लिखता है, ये बात ध्यान में रखना। हाँ बोलो। आपने पहले एक पॉइंट बोला था कोएफिशिएंट लिमिटिंग होता है। मैंने एक बात बोली थी कोफिशिएंट, उसके आगे क्या कहा तूने? वैसे कुछ नहीं बोला था और यूनिट लेस। मतलब एक नंबर है, नंबर, सादा नंबर। मतलब कोफिशिएंट ऑफ, अगर कोई फ्रिक्शन अगर तुम्हें बताता है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो तुम्हें बताएगा उसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, ऐसा। वो एक नंबर है, सादा नंबर, प्योर नंबर। मतलब और कैसे बताऊं मैं, मतलब जैसे अगर किसी ने तुमको बताया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता, तो उसने तुम्हें बताया 1.2, तो तुम उससे पूछोगे अबे बस 1.2, कुछ यूनिट यूनिट तो होगी? तो बोलता नहीं यार, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। ऐसा, इन बातों का ध्यान रखना है ना। अच्छा, दूसरा, ये वेक्टर रिलेशनशिप मत लिख देना कभी, F इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऐसा, है ना। ये वेक्टर रिलेशनशिप अगर तुम ऐसा लिखोगे, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन पैरेलल वेक्टर्स है। ठीक है क्या? ऐसा नहीं होता है कभी। ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज ये रिलेशनशिप ठीक है, बट वेक्टर इक्वेशन ऐसा मत लिख देना F बराबर म्यू एन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखोगे, है ना। तो उसमें ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना कि स्टैटिक कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, इज लेस देन म्यू एस एन। ठीक है, इम्पेंडिंग सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू म्यू एस एन, है ना। स्लाइडिंग सिचुएशन में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ के इज व्हाट, म्यू के एन। ठीक है, ठीक है। स्लाइडिंग सिचुएशन में मतलब अगर बॉडी अगर मोशन में विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस, तो उस वक्त ये मामला रहेगा, तब ये मामला रहेगा। ठीक है, ये बातें अभी तक बहुत बार हो चुकी है, बहुत बार हो चुकी है, फिर भी एक बार मैंने तुम्हें रिवाइज करवा दिया चीज़ों को। अभी तक जो बातें हुई हैं इसमें किसी को कुछ अगर बोलना है, कुछ पूछना है तो बोले। पॉइंट नंबर 4 क्यों नहीं होगा? अरे वेक्टर रिलेशनशिप अगर तू लिख देगा साले, तो उससे तो ऐसा हो जाता ना कि वो उसी के अलोंग है वो वेक्टर, या तो उसी के डायरेक्शन में है या तो अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा थोड़ी है। वेक्टर रिलेशनशिप लिख देने का मतलब तो क्या हो गया, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो गए या एंटी पैरेलल हो गए। कोलिनियर वेक्टर्स थोड़ी है दोनों के दोनों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। लाइट चली गई है, 1 मिनट रुकना।